जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 7 इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू ऑन द 30th एंड 31st ऑफ अगस्त। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के टूवर्ड्स। पहला आर्टिकल कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, मीटिंग द पोषण चैलेंज। ये आर्टिकल अशोक गुलाटी ने लिखा है, बहुत अच्छे जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। कंटेक्स्ट इस आर्टिकल का है फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब डे बिफोर येस्टरडे मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था जहां पे बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात करी गई थी। फोर्टिफिकेशन यानी कि जब हम राइस में या व्हीट में जब न्यूट्रिशनल एडिशन करते हैं, उसको न्यूट्रिशनली और उसको एनरिच करते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही के 75th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस पे प्रधानमंत्री ने यह कहा था दैट बाय 2024 राइस प्रोवाइडेड टू द पुअर अंडर एनी गवर्नमेंट स्कीम, चाहे वो पीडीएस है, मिड डे मील स्कीम है, आंगनबाड़ी के थ्रू, विल बी फोर्टिफाइड, यानी कि उसमें न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट और करी जाएगी। नाउ दिस इज अ वेलकम स्टेप बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे अंडर द एज ऑफ 5 बच्चे हैं, वो माल न्यूट्रिशन है और वेस्टेड है, यानी कि उनकी हाइट बहुत कम है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट निकलती है लेकिन उनका वेट नहीं निकलता। तो न्यूट्रिशनल इशू को चैलेंज करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है राइस फोर्टिफिकेशन या व्हीट फोर्टिफिकेशन की, ठीक है। अब ये जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं, दे हैव 1.5 to 3 times हायर लेवल्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो परसों आर्टिकल हमने डिस्कस किया था उसमें यह कहा गया था कि सिर्फ फोर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। उसमें जो कॉलमनिस्ट थे उनका अपना व्यू पॉइंट था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस से जो आयरन रिक्वायरमेंट है एक एवरेज इंडियन को, शायद फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे ही डाइट से लोगों को अपना आयरन कंटेंट मिल सकता है। बट इस आर्टिकल में जो बात करी गई है कि फोर्टिफिकेशन जरूरी क्यों है और फोर्टिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, खास करके हम इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें जहां पे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी औरतें जिनके पास उनकी डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। नाउ एज पर FAO's रीसेंट पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्टंटेड, यानी कि कम कद वाले जो बच्चे होते हैं 30%, एंड वेस्टेड चिल्ड्रन, यानी कि जिनकी हाइट तो निकल जाती है लेकिन उनका वेट इतना उनकी हाइट के प्रोपोर्शनेटली नहीं होता। अपनी हाइट के हिसाब से वो बहुत ही दुबले और पतले होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में इस चीज का रिकॉर्ड है जो कि चिंता का विषय है, बिकॉज इस चीज को न्यूट्रिशन से एड्रेस किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेस टू न्यूट्रिशन? Now, poor access to safe drinking water and sanitation, especially toilets, low levels of immunization and education, especially of women, contribute equally to this very dismal situation, right? And 15% of the schools still lack access to basic infrastructure like electricity, drinking water and sanitation. तो ये भी ऐसी रुकावटें बनती हैं न्यूट्रिशन के टूवर्ड्स, ये और हिंड्रेंसेस बनते हैं टूवर्ड्स न्यूट्रिशन। Now, what is the way forward? Now, there has been established a direct correlation between mother's education and the well-being of children. अगर mother well educated होगी, well nourished होगी, तो उसके बच्चों के education level और nourishment levels पे भी फर्क पड़ेगा, right? Children with mothers who have no education have the least diversified diets and suffer from stunting and wasting and are anemic. ठीक है, उनका खून कम होता है, ठीक है, और डेफिनेटली उनके अंदर फिर आयरन का जो कंटेंट है वो भी कम रहता है, ठीक है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2014 एस्टिमेट्स दैट every $1 इन्वेस्टेड इन अ प्रूवन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसके जो बेनिफिट है दैट इज वर्थ $16। तो $1 की इन्वेस्टमेंट पे $16 का रिटर्न मिल सकता है और न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सो दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, right? Innovations in the biofortified food can alleviate malnutrition only when they are scaled up with the supporting policies by the government. And national awareness drive on the lines of salt iodization program launched by the government in 1962 to replace ordinary salt with iodized salt. तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्प्रेड करने की और ज्यादा जरूरत है ताकि जो हमारे लोग हैं उनकी डाइट और उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो सके। चलिए अगला आर्टिकल है जी, सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी। ये हिंदू में आया था, कल आया था ये आर्टिकल। ये किस कंटेक्स्ट में है? दैट इंडिया शुड नॉट सकम टू द प्रेशर ऑफ द इंडेमनिटी वेवर, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल देता है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, तो जो DCGI है वो देता है EUA टू दीज मैन्युफैक्चरर्स। अब इन मैन्युफैक्चरर्स का बहुत समय से एक कंटेंशन रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि हमको इंडेमनिटी दीजिए, ठीक है। सो इंडेमनिटी क्या होती है? इंडेमनिटी बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स एंड लायबिलिटीज टू द मैन्युफैक्चरर्स अगेंस्ट एन इवेंट, कि अगर किसी इंसान को वैक्सीन दी जाए और उसको कुछ एडवर्स इवेंट हो जाए फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो अगर तो इंडेमनिटी प्रोविजन है
वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स लायबल नहीं होंगी। तो ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे फाइजर की बात करें, मॉडर्ना की बात करें, जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको देंगे 10, 15, 20 करोड़ वैक्सीन, हम भी आपको देने को तैयार हैं, बशर्ते अगर आप इंडेमनिटी क्लॉज हमको दें। यानी कि अगर किसी को वैक्सीन के बाद कुछ होता है, अगर किसी को कोई सीरियस इफेक्ट होता है, कुछ सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, हम किसी भी किस्म का फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पेशेंट को नहीं देंगे। सो वी वांट इंडेमनिटी। जबकि भारत सरकार का ये कहना है कि नहीं, हम इंडेमनिटी नहीं देंगे आपको, बिकॉज इंडेमनिटी नहीं मिल रही है पहले से भी। Right? Now, the core argument of the manufacturers is that they have been granted indemnity in their country of origin. अब इनका ये कहना है, फाइजर का, मॉडर्ना का, जॉनसन एंड जॉनसन का, कि हमारी कंट्री में तो हमको ये प्रोटेक्शन मिली गई है, ये इंडेमनिटी हमको मिला गया है, तो यहां पे आप हमको क्यों मना कर रहे हैं? ठीक है, तो ये इनका बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारे 3 मेजर वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, उनको भी किसी किस्म की इंडेमनिटी नहीं दी गई है। ठीक है, दे ऑल्सो डोंट एंजॉय एनी प्रोटेक्शन। तो यानी कि अगर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक लगाने के बाद अगर किसी को कुछ हो, एडवर्स इवेंट हो, एडवर्स इफेक्ट कुछ हो बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, तो उनको भी जो डैमेजेस इंकर्ड होंगे, तो जो कोविशील्ड के मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स, उनको वो कॉम्पनसेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ नॉट ग्रांटिंग इंडेमनिटीज टू होल्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अकाउंटेबल, ठीक है, वो भी जरूरी है। हाउएवर, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5 हैव नॉट बीन ग्रांटेड इंडेमनिटी। ठीक है, नाउ हाउएवर द मैकेनिज्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द AEFI's adverse event following immunization reported under the government's routine immunization program in the country or for any other vaccine related injury। तो इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का ये भी कहना है कि आपके जो बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, जो बाकी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, उसमें तो आप इंडेमनिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, जबकि कोरोना वायरस के चलते जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इंडेमनिटी प्रोविजन भारत सरकार नहीं प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नाउ व्हाई इज द गवर्नमेंट डिलेइंग इट्स डिसीजन ऑन इंडेमनिटी? नाउ likely that once the foreign manufacturers are granted indemnity, तो जो manufacturers होंगे who are currently supplying vaccines, they might make similar demands citing the fair play rule। तो अभी ऑलरेडी जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 के मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दी गई इंडेमनिटी, ठीक है, सो अगर इसके चलते अगर इनको इंडेमनिटी दे देते हैं, तो जो बाकी प्लेयर्स हैं, अगर मान लीजिए अगर मॉडर्ना है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, अगर कल को उनको इंडेमनिटी दे देते हैं, तो कल को कोविशील्ड वाले भी, कोवैक्सीन बनाने वाले भी, वो भी कहेंगे कि हमको भी इंडेमनिटी दीजिए, उनको आपने दी है, तो लेट इट बी अ फेयर प्ले। सो गवर्नमेंट को ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 disallows individuals but permit the regulatory bodies like DCGI to initiate class action suit in case of adverse event following immunization। ठीक है, उसके बाद valuable opportunity to institutionalize legal safeguards from vaccine injuries, then create long-term mechanisms for protection from vaccine harm and making health services safer and accountable। तो indemnity जो है ना देना में भलाई है इस आर्टिकल के हिसाब से, दैट इज मोर वाइज, बिकॉज अगर इंडेमनिटी अगर मिल जाती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग सकते हैं, और इन द इवेंट ऑफ एनी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन, जो अगर किसी पेशेंट को हार्म हो सकता है, कुछ हेल्थ हार्म हो सकता है और वट एवर, तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाएगी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की। तो इस आर्टिकल के हिसाब से इंडेमनिटी ना देना इज अ वाइज थिंग। The approach, whatever the government takes, has to safeguard the interest of the citizen। ओके, अगला आर्टिकल है जी द वैक्सीन्स लास्ट माइल चैलेंज। ये हिंदू में आज आया है आर्टिकल। ठीक है, ये किस कंटेक्स्ट में बात करता है? अ वेरी पॉपुलर सेइंग जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, दैट नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। ठीक है, सो वी नीड अ स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप्स टू वैक्सीनेट द होल वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने पीछे देखा जो डेवलप्ड, जब सेकेंड वेव के टाइम पे जब एकदम से वैक्सीन शॉर्टेजेस थी, जब एकदम से बहुत हंगामा मचा हुआ था, तो हमने देखा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी वो कितनी रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस शो कर रहे थे डेवलपिंग इकोनॉमीज को वैक्सीन देने में। ठीक है, उनको पहले ये था बस किस तरह से वो अपनी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन स्टोर करके रख लें, ताकि पहले हमारे लोग वैक्सीनेट हो जाए, बाद में फिर अफ्रीका में, साउथ एशिया में, साउथ अमेरिका में जो लोग हैं उनको बाद में वैक्सीनेशन पहुंचे। तो ये माइंडसेट हमने देखा था डेवलप्ड कंट्रीज का। ठीक है, उन्होंने वैक्सीन होल्ड करके रख ली थी। नाउ इन वे फॉरवर्ड वी नीड अ स्पिरिट जहां पे एक पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम पूरी दुनिया को 8 बिलियन पॉपुलेशन आबादी को वैक्सीनेट कर सकें, बिकॉज तब तक हम कोरोना से सेफ नहीं है जब तक पूरे के पूरे 8 बिलियन लोग को वैक्सीन नहीं मिली हुई। ठीक है, तो वी कांट से दैट वी आर सेफ, चाहे हम अमेरिका में रहते हैं, चाहे हम यूके में रहते हैं, चाहे हम इंडिया में रहते हैं। जब तक एवरीबडी इज नॉट सेफ, नोबडी इज सेफ।
ठीक है. नाउ इफेक्टिव वैक्सीन कवरेज मीन्स अ लॉट फॉर द पीपल लिविंग इन लेट्स इन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान और इन द अमेजॉन्स और अक्रॉस द स्प्रॉलिंग लैंड्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहां पे बहुत सारे पुअर लोग रहते हैं. ये डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं. ठीक है. Now, implementing projects is hard to reach in areas requires ingenuity and resilience. बिकॉज ये देखिए, अब बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है जहां तक अभी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के कारण वैक्सीन नहीं एफिशिएंटली पहुंच पा रही हैं. ठीक है. सो लॉजिस्टिकल चैलेंज वहां पे क्या आते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नो रिलायबल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू स्टोर द वैक्सीन्स. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Now, this requires better health systems, supply chains, and infrastructure and strong logistics support. ठीक है, ताकि वैक्सीन सप्लाई चेन अच्छी हो सके, तो इसके लिए लॉजिस्टिक सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है. फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैक्सीन्स एंड मैनेजिंग द कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू हायरिंग एंड ट्रेनिंग वैक्सीनेटर्स. तो इसमें सारा का लॉजिस्टिक्स में सारा का सारा ये पूरा काम धाम आ जाता है. इवन हायरिंग एंड ट्रेनिंग द वैक्सीनेटर्स, जिनको वैक्सीनेशन देने के लिए ट्रेन करा जाता है, जो इंजेक्शन देंगे लोकल पॉपुलेशन को. ठीक है. तो ये भी लॉजिस्टिक चैलेंज में आ जाता है. और इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैक्सीनेशन क्लिनिक इज क्रिएटेड इन अ सस्टेनेबल वे, देन दिस कैन सर्व कम्युनिटीज इवन आफ्टर द पैंडेमिक. तो ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो सकता है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो अच्छी तरह से क्रिएट हो सकता है, दैट कैन केटर टू द पॉपुलेशन इन द लॉन्गर रन एज वेल. चलिए, अगला आर्टिकल है जी, टुवर्ड्स अ मोर ह्यूमेन पुलिस फोर्स. ये हिंदू में आर्टिकल आया था, कल आर्टिकल आया था. किस कंटेक्स्ट में है? पुलिसिंग इन इंडिया नीड्स अ सॉफ्ट टच. ठीक है. कंसर्न, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने एक्सप्रेस किया था अपना कंसर्न एट द डिग्री ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशंस इन द पुलिस स्टेशंस इन द कंट्री. जो इलीगल टॉर्चर, जो इलीगल डिटेंशन जो प्रिजनर्स की होती है जेल में, उसको लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने अपना कंसर्न जताया था. ठीक है. एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है, reveals that the average of about 100 custodial deaths have taken place every year between 2010 and 2019. यानी कि in the last 10 years हर साल एवरेज 100 से ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं. ठीक है, पुलिस एट्रोसिटीज के कारण. Suspicious deaths which bring disrepute to the police system must be rooted out completely. ठीक है. नाउ सजेशंस क्या क्या आए हैं पीछे फ्रॉम द पास्ट, व्हाट ऑल सजेशंस हैव कम, ताकि ये जो पुलिस ब्रुटैलिटीज हैं इतनी ज़्यादा ना हो, और ये जो ऐसे इलीगल डिटेंशंस होती हैं और जो पुलिस कस्टडी में इलीगल टॉर्चर्स के कारण जो डेथ्स होती है ये ना हो सके. इसके पीछे क्या सजेशंस पीछे आए हैं? सो पहला, Special Action Forum versus Union of India 2018, the court held that the police officer shall furnish to the magistrate the reasons and materials which necessitated the arrest for further detention of the accused. तो कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड है, कोई सब्सटेंशियल रीजन है जिसके चलते प्रिजनर को और फर्दर अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया, तो वो सब्सटेंशियल एविडेंसेस और रीजंस जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करने जरूरी हैं. ठीक है. सो पर्पस इज ताकि पुलिस डज नॉट अब्यूज द पावर ऑफ अरेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली अरेस्ट करने की पावर तो पुलिस के पास है, आपके मेरे पास तो नहीं है. तो पुलिस इस पावर को मिसयूज ना कर सके, उसके लिए ये कंडीशन यहां पे इस केस के तहत कोर्ट ने डाली थी. इन्वेस्टिगेटिंग द पुलिस शुड बी सेपरेटेड. तो ये बहुत टाइम से कहा जा रहा है दैट इन्वेस्टिगेशन जो है दैट शुड बी अ सेपरेट विंग एज and from the law and order police to ensure better expertise in investigation. ठीक है. So this is, ये जो बात है investigation should be separated from the law and order procedure, ये बात is well established by 4 reports. पहली रिपोर्ट थी नेशनल पुलिस कमीशन की 1977-81 में, this is 40-45 years back. By the law commission in its 154th report which was in 1996. Then the Malimat committee report 2003 and Supreme Court in Prakash Singh versus Union of India in 2006. तो ये चारों की चारों जो रिपोर्ट्स हैं आपने कोट करनी है. अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको ये एथिक्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पुलिस एट्रोसिटीज को कैसे डील कर सकते हैं, क्यों जो प्रिजनर्स हैं उनको इतनी मर्सिलेसली मारा जाता है विद इन द प्रिजन्स, तो उसके लिए क्या सजेशंस हैं, क्या सुझाव हैं, तो आपने ये चारों रिपोर्ट जरूर वहां पे कोट करनी है. ठीक है. अनलेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर इंक्रीज्ड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ सीरियस ऑफेंसेस, द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सफर. राइट. कंक्लूजन. Now, custodial death is one of the worst crimes in a civilized democratic country like India, which is governed by the rule of law. So that is the worst form of death. This is like a colonial crime, which shouldn't happen in independent India. Departmental action against the errant officers is a rule in the police force rather than an exception. राइट. तो इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, जो कि प्रिजनर्स को जो कि नॉर्मल प्रिजनर्स हैं जिनको किसी क्राइम के लिए लॉज किया गया जेल में, सो अगर उनके ऊपर कोई मर्सिलेस टॉर्चर किया जा रहा है, उनको इलीगली डिटेन किया जा रहा है, प्रिजनर्स को उनके साथ बहुत बेरहमी करी जा रही है, तो उनके अगेंस्ट केस फाइल होना चाहिए. जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, दैट शुड बी द नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन.
ठीक है, police officers need to be sensitized regularly and encouraged to employ the scientific tools of interrogation and investigation, not 3-degree torture treatments etc. जो मूवीज में भी देखते हैं. So CGI suggestion: install display boards of human rights to disseminate information about the constitutional right to legal aid, ताकि prisoners को भी पता हो कि हमारे क्या constitutional rights हैं, क्या हमारे what rights do we enjoy even though we are a prisoner lodged in a jail. ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है जी, अमेरिकाज एशिया पॉलिसी. ये हिंदू में आर्टिकल आया था जी, ये हिंदू में आज आर्टिकल आया है. किस कंटेक्स्ट में? अबैंडनमेंट विद अश्योरेंसेस. अब अमेरिका तो अबैंडन कर रहा है अफगानिस्तान को, हम देख रहे हैं क्या तमाशा हो रहा है. पिछले 1 महीने से तालिबान ने कैप्चर कर लिया है. अब पीछे हाल ही में 5 दिन पहले हमने ये भी देखा कि काबुल के एयरपोर्ट पे एक सुसाइड बॉम्ब अटैक भी हुआ था जो कि आईसिस ने कराया था. अब यहाँ पे मामला बहुत पेचीदा बनता जा रहा है, ठीक है. और मस्ट से दैट थिंग्स आर टर्निंग आउट टू बी वेरी फनी ऑल्सो, बिकॉज अब आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि जो बिडेन को तालिबान के साथ एंगेज करने की नौबत पड़ रही है, ताकि कैसे जो बिडेन तालिबान के साथ एंगेज करके आईसिस को 1 आर्म डिस्टेंस पे रख सके. पहले तालिबान सिरदर्दी था, अब यहाँ पे तालिबान में आईसिस की सिरदर्दी आ गई है. आईसिस खुरसन जिसको हम कहते हैं. तो नाउ वेरी फनी थिंग्स आर हैपनिंग, आई मस्ट से, इन अफगानिस्तान प्रेजेंटली. इस आर्टिकल में अब क्या बात हो रही है? इस आर्टिकल में बात हो रही है दैट हाउ कैन मिस्टर बिडेन अश्योर हिज ओपोनेंट्स एंड हिज एशियन एलाइज अबाउट एन एंगेजिंग अप्रोच पोस्ट अबैंडनमेंट इन अफगानिस्तान. के अबैंडन तो आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने बोल दिया कि भी डेमोक्रेसी लेके आने का हमारा कोई मोटिव नहीं था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से आप पीछे हट रहे हैं, फाइन. लेकिन अभी एकदम से आप पीछे हट जाएंगे तो जैसे अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी अभी देखने को मिल रही है, तो क्या, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? और जो आपके एशियन अलाइज हैं, यानी कि जो अमेरिका के जो एशियन अलाइज हैं एशिया में, उनको भी तो कुछ एश्योरेंस देना कि नहीं देना जो बिडेन ने. तो कैसे जो बिडेन इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं? तो पहली बात, टू शिफ्ट द अमेरिकन पॉलिसी पैराडाइम और अफगानिस्तान फ्रॉम अ बॉयलर प्लेट अप्रोच टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. यही अप्रोच तो 20 साल पहले यूज करी गई थी जब जॉर्ज बुश ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत. ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्निंग अ सोसाइटी लाइक अफगानिस्तान, जहां पे ट्राइबल और एथनिक लॉयल्टीज दे प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल. ठीक है, not demonizing or cutting ties with Taliban before they have had an opportunity to settle into power and announce intentions of governing Afghanistan. ठीक है, तो अभी तो तालिबान के इंटेंशंस भी कुछ क्लियर नहीं है. एक तरफ वो कहते हैं कि हम अच्छा रूल करना चाहते हैं, यहाँ पे गवर्नेंस लेके आना चाहते हैं, डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहते हैं, वुमेन राइट्स प्रमोट करना चाहते हैं, पर बातें जो एक्चुअल में हो रही हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है, सो दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. एंड रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ द थर्ड पार्टीज आर गोइंग टू प्ले अ रोल ओवर है, चाहे वो बेटर के लिए चाहे वो वर्ड्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की ISI और उसके जो पाकिस्तान के ISI के दोस्त हैं, प्रॉक्सीज हैं, जो सो कॉल्ड गुड तालिबान, बैड तालिबान, द हकानी नेटवर्क एटसेट्रा. Now way forward. Now need to reassure the Asian allies and partners that US है भाई, यूएस वहां पे भी रहेगा, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इन द ब्रॉडर एशियन रीजन. ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी एशियन अलाइज को. नहीं करोगे तो अगर यूएसए किसी तरह का एब्डिकेशन करेगा, चलो अबैंडन कर रहा है अपने आप को, अपने फोर्सेस विड्रॉ कर रहा है, बट कंप्लीटली तालिबान में कंप्लीटली अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस अबैंडन नहीं कर सकते. अगर वो करेंगे तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? चाइना ऑक्यूपाई करेगा. और चाइना ऑक्यूपाई करेगा दैट वुड नॉट बी गुड फॉर एशिया, बिकॉज ऑलरेडी चाइना की आदत है हेजेमनी इंपोज करने की इन द साउथ चाइना सी. तो फिर ये क्वाड वगैरह का क्या फायदा? अगर आप चाइना की हेजेमनी को अगर आप चाइना की हेजेमनी को इंडियन ओशन में कंट्रोल करना चाहते हो, तो व्हाई आर यू गिविंग चाइना एन अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई द वैक्यूम व्हिच यू आर लीविंग बिहाइंड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एसेंशियल बाय द अमेरिकन्स टू रीश्योर देयर एशियन अलाइज. अगला आर्टिकल आता है जी, ये आज इंडियन एक्सप्रेस में है, तालिबान एंड द न्यू रियल पॉलिटिक. ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है बाय द ग्रेट सी राजा मोहन. राइट, अब कंटेक्स्ट है दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेट्स बी प्रैक्टिकल, जिसको रियल पॉलिटिक कहते हैं हम. सो रियल पॉलिटिक्स सिचुएशन में हम चीज़ों को, सिचुएशंस को असेस करते हैं जिस तरह से वो हैं, ना कि जैसे वो होनी चाहिए. यानी कि एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको असेस करते हैं, नॉट फ्रॉम आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब एक बहुत सीधा सा कंटेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि भाई कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई आपका परमानेंट एनिमी नहीं है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है. अब अगर अमेरिका और तालिबान अगर कन्वर्ज कर रहे हैं, अगर आज जो बिडेन तालिबान के साथ हाथ बढ़ा रहा है, ठीक है, तो अगर वो हाथ एक दूसरे से बढ़ा रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, वो किस करके कर रहे हैं? अब आईसिस को कंट्रोल में रखने के लिए, आईसिस को चेक में रखने के लिए. ठीक है, तो जो बिडेन को जब पूछा गया कि आप तालिबान के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं तो क्या आपको भरोसा है तालिबान पे, तो जो बिडेन ने क्या कहा? जो बिडेन ने कहा, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, इट इज अ मैटर ऑफ म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट. नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, दे कीप ऑन चेंजिंग.
ठीक है। अब इवॉल्विंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो अभी द ह्यूमन ट्रेजेडी अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान, वी ऑल नो अबाउट दैट। इंडिया का बहुत ज्यादा देखिए एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो है $3 बिलियन का अफगानिस्तान में, उसके अलावा इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है काबुल की सिविलियन गवर्नमेंट में, जो कि अभी फरार है, जो कि अभी वहां से प्रेजेंट नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान की। दिल्ली स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स दैट तालिबान्स कनेक्शन विद पाकिस्तान, दिस शुड नॉट इम्पैक्ट दिल्लीज व्यू पॉइंट ऑफ सीइंग थिंग्स एज दे आर। कई बार जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है, और जो चीजें होती हैं वो दिखती नहीं है। ये बहुत एक पॉपुलर सेइंग है, ठीक है। तो अभी नो डाउट लगता है कि अभी पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि भाई तालिबान आ गया है, बट हमने ये बात पास्ट में भी डिस्कस करी, और ये बात राजा मोहन ने भी बहुत बार बोली है कि हो सकता है तालिबान को आपकी जरूरत, यानी कि इंडिया की जरूरत ज्यादा हो जितनी कि इंडिया को तालिबान की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो थिंग्स कैन चेंज, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट सेल्फ इंटरेस्ट, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ठीक है। दिल्ली शुड नॉट बी सरप्राइज सीइंग नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस बिटवीन तालिबान एंड अदर मेजर पावर्स, जो कि हो रहे हैं, जो चाइना, पाकिस्तान, रशिया एक्सेस की बात करें, सो दे आर नॉर्मलाइजिंग द रिलेशन विद तालिबान बिकॉज दे ऑल हैव कम टू दी कन्विक्शन दैट भाई हमको किसी ना किसी से तो बात करनी है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है रादर दैन टू एंगेज विद द विक्टर। और विक्टर कौन है अफगानिस्तान में? अभी तो तालिबान ही है। नाउ कन्वर्जेंस बिटवीन तालिबान एंड इंडिया, ठीक है। सो दिल्ली ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकता दैट आने वाले टाइम में हो सकता है कि पाकिस्तान और उसके जो टेरर प्रॉक्सीज हैं उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आए, या पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस आए, बिकॉज तालिबान ने बहुत बार ये बात जाहिर करी है दैट वी डोंट वांट टू बी अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में कुछ होता है तो उस स्थिति में सी राजा मोहन ने ये बात बोली है दैट आप पंचतंत्र टेल्स में से एक लेसन लीजिए, दैट ट्राई एंड डिवाइड योर पोटेंशियल एडवर्सरीज यानी कि दुश्मन एंड स्ट्रेंथन योर इंटरनल यूनिटी। तो इंडिया कैसे इस चीज से लेवरेज उठा सकता है, फायदा उठा सकता है कि अगर किसी किस्म की लड़ाई पाकिस्तान और तालिबान के बीच में होती है, या पाकिस्तान और उसके बाकी जो टेरर प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो कैसे इंडिया अपने इंटरेस्ट तालिबान के साथ कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है। हिस्ट्री ये बताती है, हिस्ट्री इज एविडेंट दैट मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ईदर सेक्युलर और रिलीजियस आर स्पेशली प्रोन टू कन्फ्लिक्ट्स इवेंचुअली लेटर ऑन, ठीक है। सो इसके चलते सी राजा मोहन ने यह सजेस्ट किया है दैट इंडिया को इस वक्त बहुत केयरफुली अपने सारे ऑप्शंस एनालाइज करने चाहिए, और ये ऑप्शन रूल आउट नहीं करना चाहिए कि तालिबान भी इंटरेस्टेड होगा इंडिया के साथ एंगेज करने में, और कहीं ना कहीं आगे जाके तालिबान और इंडिया के इंटरेस्ट कन्वर्ज कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, इंडिया इज इंडीड वॉकिंग द ग्रीन टॉक। ये हिंदू में आर्टिकल आज आया है, किस कंटेक्स्ट में? व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट इंडिया कंप्लाइज। इंडिया अभी तक तो अपने जो क्लाइमेट टारगेट्स को लेके बहुत कंप्लाइंट रहा है। इंडिया ने वो सारे टारगेट्स अपने आगे ऐसे इस्टेब्लिश करे हैं विच इज इन सिंक विद इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेजर डेवलपिंग पावर, ठीक है। नाउ कंपैरिजंस अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें व्हेन इट कम्स टू ग्रीन कमिटमेंट्स, तो अगर हम if we examine the World Bank data for CO2 emissions over 2 decades since the Kyoto Protocol, that informs us that China and US could emit 5 times more than India the carbon dioxide emission in 2030. UK के जो मिशन लेवल है could be more than 1.5 times that of India by 2030. तो अभी ये सब नेट जीरो की बात कर रहे हैं कि 2050 तक हमने नेट जीरो पे जाना है, बट जो भी डेटा अभी सामने है वो कुछ और शो कर रहा है। इंडिया के ऊपर तो प्रेशर डाला जाता है कि इंडिया भी नेट जीरो के टुवर्ड्स जाए, इंडिया की अपनी डेवलपमेंटल नीड्स, अपनी एस्पिरेशनल नीड्स को इग्नोर करके जो ये इंडिया के ऊपर प्रेशर थोपा जाता है, बट नेवरदलेस इंडिया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना इज होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोल कैपेसिटी एट ए टाइम जब बहुत सारी कंट्रीज कोल से मूव अवे करना चाहती हैं। सो चाइना इज कमिटेड टू सपोर्टिंग द कोल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सो वाइल्ड स्ट्रेचेस ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ आर डाइंग, इसके बारे काफ़ी इन्वायरमेंट इससे रिलेटेड काफ़ी ये चीज़ें न्यूज़ में थी ग्रेट बैरियर रीफ को लेके इन्वायरमेंट सेक्शन में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिमेन्स नॉन कमिटल टुवर्ड्स स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज फॉर क्लाइमेट चेंज। इंडिया का स्टैंड क्या रहा है? Now, India is on track to meet and exceed the NDC commitment to achieve 40% electric power installed capacity from non-fossil fuel-based resources by 2030। मैंने बात पहले भी बहुत रिपीट करी है कि इंडिया के टारगेट्स 2030 तक कितने थे? 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के। इंडिया वो ऑलरेडी मीट कर चुका है, और इंडिया अभी फिलहाल 191 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ये अभी इंडिया के पास इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की। और इंडिया का अब टारगेट कितना टुवर्ड्स 2030 रिन्यूएबल एनर्जी का? 450 गीगावाट्स। तो इंडिया अपने टारगेट्स मीट भी कर रहा है जो इंडिया ने 2015 में सेट कर दे, और एम्बिशियस टारगेट सेट भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सब इंडिया ने सिर्फ कितने में 2% आउट ऑफ द US $100 बिलियन फंड जो
जो एडवांस्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज ने फंड कमिट किया था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $100 बिलियन देंगे, ये कब कमिट किया था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 एट कोपेनहेगन इन 2009। डेनमार्क में ये जब सबमिट हुआ था 2009 में, तब कमिट किया था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे। तो वो तो और बात है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभा रहे और वो $100 बिलियन हर साल नहीं आ रहे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, बट उसके बावजूद इंडिया ने ये सारा का सारा कुछ यूटिलाइजिंग 2% ऑफ दैट $100 बिलियन फंड से अचीव करा है। ठीक है, India has provided leadership for setting up the International Solar Alliance in the past, a coalition of the solar resource rich countries. ठीक है, तो इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, वो गुरुग्राम में है। India also provided leadership to Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, a partnership of governments, UN agencies, multilateral development banks, the private sector and knowledge institutions. तो ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एजेंसीज के बारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, सो ये आपको जरूरी, दिस यू शुड रिमेंबर दैट इंडिया हैज गिवन लीडरशिप टू दिस कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें और भी बॉडीज शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर बॉडीज भी हैं और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं। चलिए, सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम परसों और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।